पानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस वेबिनार में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के वेबिनार का विषय है लेखक, पाठक और आलोचक। आप इस विषय को इस तरह से भी देख सकते हैं, लेखक और पाठक के बीच में आलोचक क्यों है? ये सवाल आज हम इस चर्चा में आने वाले हैं। और आलोचक का ये जो त्रिकोण है वो बहुत ही उलझा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है और विवादास्पद भी है। लेखक और पाठक तो ठीक है, लेकिन जब इसके बीच आलोचक की घुसपैठ होती है तो लेखक को कई बार परेशानी होने लगती है, और खासतौर पर जब रचना के नकारात्मक पक्षों की तरफ ध्यान दिया जाता है तो लेखक थोड़ा बेचैन हो जाता है। वैसे आमतौर पर लेखक चाहते हैं कि उनकी कृतियों की चर्चा हो, उन पर बातचीत हो, उनके गुण दोष के बारे में लोगों को पता चले, पाठकों तक बात पहुंचे, तो उनकी कोशिश होती है। लेकिन वो कई बार आलोचना से घबराते भी हैं। अच्छा, इसका दूसरा पक्ष भी है कि जो आलोचक हैं उनमें भी कई तरह के आलोचक होते हैं। कई गुटबंदियों से प्रभावित होते हैं, कई राजनीतियों से प्रभावित होते हैं, कई कहना चाहिए उनके अपने वैचारिक दुराग्रह पूर्वाग्रह होते हैं, उनका भी असर होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मिलकर इस विषय को थोड़ा सा उलझा देते हैं। और एक तीसरा पक्ष जो पाठक है वो तो चाहता ही है कि उसको अच्छी रचनाओं के बारे में जानकारी मिले। अब कैसे मिलेगी? इतनी सारी कृतियां हर दिन आ रही हैं, उनमें से उनके अपने मतलब की छांटना, अच्छी कृति को छांटना उसके लिए बहुत दुष्कर कार्य है। तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस है कि उन्हें बताए अच्छी है ये बुरी है, और यही मामला जाकर उलझने लगता है। तो आज हम ये जो तीन पक्ष हैं लेखन के, साहित्य के, उन तीनों पक्षों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जाने माने लेखक, कवि, कथाकार, आलोचक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ कवि, पत्रकार, लेखक विष्णु नागर जी हैं, कथाकार पूर्णचंद रथ जी हैं, कथाकार संजीव बख्शी जी हैं, कथाकार और शायर पंकज सुबीर हैं, और जाने माने आलोचक पल्लव भी हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विष्णु नागर जी के पास मैं जा रहा हूँ, उन्हीं से पूछता हूँ कि आलोचक को लेकर इतना विवाद क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है लेखक को? लेखक बाज दफे ये सवाल करते हैं कि रचना और के बीच में ये नामुराद आलोचक क्यों आ जाता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि आलोचक एक नामुराद चीज है हम दोनों के बीच में। देखिए, रचनाओं की जो महत्व है या रचनाओं की जब प्रतिष्ठा होती है, और जब आप किसी रचना को पढ़ने के लिए अपने को बाध्य करते हैं, बाध्य महसूस करते हैं, तो कारण से है कि आपको किसी ने बताया है कि ये रचना महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ही नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ कि श्रीलाल शुक्ल का जो है रंग दरबारी, जिसको मेरे ख्याल से लाखों प्रतियां जिसकी छप चुकी है, तो ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये आलोचकों ने उस पर ध्यान दिलाया, और तब जाकर जो है हमें तमाम पाठ को ये पता लगा कि ये हमारे समय की पूर्ण कृति है और इसको पढ़ा जाना चाहिए। और देखिए, जहाँ तक ये आलोचकी जो प्रवृत्ति होती वो तो हर एक में होती है। मैं या जब कोई भी रचनाकार कोई चीज अपनी लिखता है, तो जहां तक वो समझ पाता है वहां तक वो अपनी रचना की आलोचना करके भी देखता है कि भाई मैं इसमें चीज, ये शब्द जो है फालतू तो नहीं डाल रहा हूँ, ये दृश्य, अगर मैं कहानी लिख रहा हूँ तो ये दृश्य इसमें ठीक है या नहीं है। तो और आप पूरी रचना को भी एक आलोचकी दृष्टि से देखते हैं, बार बार देखते हैं, और जब आप उसको फाइनली करते हैं तो आप कई बार उसको जांचते हैं, परखते हैं, तब जाके। तो आलोचकी जो हर आदमी के पास और पाठक के पास भी होती है। पाठक हर रचना को जो है, आप 500 रचना उसके सामने रख दीजिए तो 500 रचना को थोड़ी पसंद करेगा, वो भी अपनी जो है समझ और दृष्टि से काम करेगा। तो आलोचक का एक महत्वपूर्ण रोल है, और वो अगर आपकी आलोचना करता तो
मैं समझता हूँ कि हम मनुष्य हैं सब लोग। हो सकता है कहीं वो आलोचना का कारण व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन अब ये मानवीय जीवन के एक ज़रूरी पहलू हैं, स्वाभाविक पहलू हैं। इसको इतने गंभीरता से लेना चाहिए। और दूसरी, आलोचक कई चीज़ों को उजागर करता है, कई चीज़ें जो है, ख़ास तौर पर कविता के बारे में मैं कहूँगा कि कविता की कई खूबियों को आलोचक ही हम तक पहुँचाता है। तो इसलिए आलोचक के रोल को मैं अनन्य मानता हूँ। और मुझे मेरी जैसे मैं तो पहली रचना जो पुस्तिका आई थी पहचान, तो एक आलोचक कवि है अशोक वाजपेयी ने छापी थी। तो मैं सोचता हूँ कि ये आलोचक जो है एक अनिवार्य बुराई जैसी चीज नहीं है, एक आवश्यक जी, है। अब ये अलग बात है कि उसकी आपने अपनी एक एक शब्द बहुत सी इस्तेमाल किया, एक पद रचना और इस्तेमाल आलोचना किया। की बहुत सी जी समस्याएं विष्णु दूसरी जी, भी हैं, आपने एक पद वो अलग इस्तेमाल बात। किया, आवश्यक अनिवार्य बुराई। अब ये जो बुराई शब्द है, ये यहीं पर सारी उलझने यहीं से शुरू होती हैं। मैं संजीव बख्शी जी से इस पर रोशनी डालने के लिए आग्रह करूंगा कि ये आलोचक की भूमिका को लेकर इतना विवाद क्यों है। क्या हमारे जो लेखक गण हैं वो इतने उदार नहीं हैं जो आलोचना को सहज भाव से ग्रहण से कर सके, और इसलिए ये विचलित हो जाते हैं और ये झगड़ा शुरू हो जाता है और ये बुराई के रूप में खड़े हो जाते हैं आलोचक। जी हाँ, ये जो लेखकों और आलोचकों के बीच की दूरी तो हुई है, यह महसूस किया जा रहा है। यह है कि इसमें दोष किसी को नहीं दे सकते, ना लेखक को, ना आलोचक को, पाठक को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाठक तो भगवान है। तो इसकी वजह है, कुछ वजह है जिसके कारण ऐसी दूरी हुई है और देखने में आ रही है। देश दुनिया की ईमानदारी और निष्ठा को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि साहित्य में भी इसका कुछ न कुछ असर हुआ है। जरूर इसका असर साहित्य में हुआ है, वो अछूता नहीं है। इससे लेखक और आलोचक भी प्रभावित हुए हैं। तो लेकिन अभी भी ऐसा है कि साहित्य के क्षेत्र में निष्ठा से और ईमानदारी से काम करने वाले जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा, जो निष्ठा से काम कर रहे हैं और लेकिन संकट में भी रहते हैं। वो बहुत ईमानदारी और निष्ठा से जो काम कर रहे हैं वो संकट में भी रहते हैं, ये देखने में आया है। होता ये है कि साहित्यिक पत्रिकाएं कम हैं और ऐसी पत्रिकाएं जिसमें आलोचना छपती है और पाठक उसको पढ़ते हैं, बहुत कम संख्या में ऐसी पत्रिकाएं हमारे बीच हैं। उनके सामने रचना का सारा संसार होता है, आलोचना का संसार होता है, किसको छापे किसको ना छापे। उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है कि कोई हमसे संपर्क ना करें, ना लेखक ना आलोचक, कि किस रचना को छापना है वो खुद हम तय करेंगे और उसे छापेंगे और हम आलोचना लिखवाएंगे। ये पत्रिकाओं ने तय कर लिया। इससे होता यह है कि बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, योग्य रचनाएं भी रह जाती हैं और आलोचना के बिना वो होती हैं, जैसा नहीं होना चाहिए। इस बीच में लम्ही पत्रिका के विजय राज जी को जरूर साधुवाद दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने 3 अंक में कथाओं के उनकी आलोचनाएं और उनकी समीक्षा जो है छापी। 150 कम से कम आलोचक को देश भर से ढूंढ के लाए और 170-175 कथाओं पर उन्होंने चर्चा की। ये बहुत बड़ा काम किया। दूसरी पत्रिकाएं भी आए, ये जो काम किया इससे लेखक और आलोचक के बीच की दूरी थोड़ी कम हुई। ऐसा काम होने से सबको मौका भी मिलता है। कुछ
और पत्रिकाएं सामने आए और वो इसी तरह से कविताओं पर काम करें, कोई आए और उपन्यास पर काम करें। तो ये इस तरीके से कुछ ना कुछ संभव हो सकता है। जी पंकज सुबीर जी, मैं आपके जी पास आ रहा हूँ। जी आपसे जब बात हो रही थी तो आप इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित थे, तो मुझे लगा कि ये विषय, इसमें जो पाठक है और जी रचनाकार है, उसके बीच में कहीं आलोचक कोई बाधा बन रहा है क्या? लेखकों को ऐसा क्यों लगता है? क्या तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि बहुत सारे आलोचक स्वतंत्र आलोचक नहीं है, गुटबाजी से प्रभावित होते हैं, राजनीति से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके प्रति ये भाव पैदा हो गया है लेखकों रचनाकारों में। क्या ये वजह है? देखिए मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आलोचक को बिल्कुल अनावश्यक नहीं मानता हूँ। आलोचक की आवश्यकता है और रहेगी, मतलब वो कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि वही बात है कि किसी भी रचना को बेहतर दृष्टि से देखने का जो एक उपाय होता है वो आलोचक होता है। कि वो, क्योंकि एक लेखक स्वयं जो होता है वो तो अपनी हर रचना के प्रति मोह में बंधा रहता है, वो अपनी रचना के गुण दोष कभी भी खुद उसको दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं हमेशा ये समझकर चलता रहा हूं कि आपको बेहतर होने का एक अवसर देता है आलोचक, जब आपकी रचना पर वो कुछ लिखता है और उससे आप अगली रचना में अपने आप को कुछ बेहतर कर पाते हैं। ये तो बिल्कुल तय है कि आलोचक की जरूरत हमेशा रहेगी। जो आपने कहा है कि गुटबाजी वगैरह की जो संभावनाएं हैं, तो देखिए वो तो हिंदी साहित्य में हमेशा रहा है। साहित्य की बात कर रहे हैं, छोड़ दें हम, तो जहां जहां भी हम रचना या कला के क्षेत्र होते हैं, सब जगह ये चीज, ये जो गुटबाजी है, मुझे लगता है ये एक जो आपने आवश्यक बुराई कहा है वो शायद ये है। और इसके कारण कहीं कहीं कुछ आलोचकों की दृष्टि निरपेक्ष नहीं रह पाती है, और ऐसा देखने में आता है। और इसके बहुत सारे किस्से भी हमने पूर्व में मोहन राकेश जी, कमलेश्वर जी और राजेंद्र यादव जी के बीच में जो चलता था द्वंद्व, उसके कई सारे किस्से हमने ऐसे पढ़े हैं कि वो कहीं ना कहीं निरपेक्ष दृष्टि नहीं रह पाती थी। तो आज भी वो है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो 5-6 साल पहले ऐसा कहा जा रहा था कि अब युवा आलोचक नहीं आ रहे हैं और नामवर कब तक काम करेंगे और खगेंद्र ठाकुर जी कब तक काम करेंगे, नए आलोचक नहीं आ रहे हैं, ऐसा 5-6 साल पहले या 7 साल पहले तक कहा जा रहा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि युवा आलोचकों की एक पूरी पीढ़ी तैयार होकर सामने आ गई। हमारे साथ एक बहुत प्रखर आलोचक आज इस कार्यक्रम में भी पल्लव उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो युवा आलोचक हैं, ये अभी तक, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अभी तक ये बहुत, मुझे कोई गुटबाजी में फंसे हुए नहीं दिखाई देते हैं। ये बहुत निरपेक्ष और निष्पक्ष दृष्टि से काम करते हैं। और जब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये युवा पीढ़ी जैसे जैसे स्थापित होकर, जैसे जैसे आलोचना में जमते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर वो एक दोष जो बार बार पहले कहा जाता है गुटबाजी का, वो धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये भी दिखाई देता है कि इन दिनों जो आलोचना, जो अब मैं पढ़ता हूँ, जो पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में जो आलोचनाएं दिखाई देती हैं, वो बहुत सधी हुई, बहुत संतुलित होती हैं। बस ये एक भ्रम जो पैदा हो गया है, उसको लेकर मैं जरूर पल्लव जी से जानना जरूर चाहूंगा कि समीक्षा और आलोचना को अभी फिलहाल एक ही दृष्टि से देखा जा रहा है, जो मुझे लगता है गलत है। समीक्षा एक अलग पूरी वो होता है, प्रक्रिया होती है, और आलोचना बिल्कुल अलग प्रक्रिया होती है। तो इन दिनों जो ये जो भ्रम पैदा हो रहा है गुटबाजी वगैरह का, वो समीक्षाओं को लेकर पैदा हो रहा है, जो मुझे मेरी अपनी जानकारी से मैं कह सकता हूं, आलोचना को लेकर मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं गुटबाजी जैसा दिखता है। और मैं संतुष्ट हूं। मतलब अभी जो ये जो पूरी जिसमें पल्लव हैं, वैभव सिंह हैं, राकेश बिहारी हैं, एक पूरी जो ये पीढ़ी सामने आई है, ये पूरी पीढ़ी बहुत निरपेक्ष दृष्टि से काम कर रही है, और मुझे कहीं गुटबाजी नहीं दिखाई देती। हाँ, समीक्षाओं में दिखती है, तो समीक्षाओं को हम आलोचना नहीं कह सकते। जी रथ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप दो रिकॉर्ड, तो बहुत सारे लोग आलोचकों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आलोचना का अपना महत्व है। इसके बावजूद आलोचकों पर हमेशा तलवार खींची रहती हैं लेखकों की, रचनाकारों की। अभी इस चर्चा में वो मुकाम नहीं आया है जहां पर लोग खुलकर बात करके आलोचकों के बारे में जो कुछ भी
अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करने बैठे तो वो सारा खुल के आ जाता है कि कितनी गुटबाजी है, कितने सत्ता केंद्र आलोचना की वजह से बन जाते हैं और वो किस किस तरह की भूमिका पूरे साहित्य जगत की राजनीति में निभाते हैं, पुरस्कारों को देने लेने से लेकर दंड तक का। तो रथ साहब मुझे थोड़ा खुल कर बताइए कि सचमुच में आलोचना को लेकर ये जो जिस हम बात कर रहे हैं उतनी उसकी जो स्वीकार्यता है लेखकों में है या नहीं है? रथ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मुझे लगता है कुछ दिक्कत। सीधे चलते हैं पल्लव जी के पास। पल्लव जी एकमात्र आलोचक हैं और उन्हें ही इन सारे सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी निभानी है। तो पल्लव जी, आपने भी बहुत सारी आलोचना सुनी होगी, अपनी आलोचना की, और आलोचकों के बारे में जो पूरा एक बना हुआ है, लोगों की एक दृष्टि बनी हुई है, छवि बनी हुई है, उसके बारे में आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारा मामला देखने का है। देखने का कैसे है मैं बताता हूँ आपको। देखने का इस तरह से है कि जब आप ये मान के चलते हैं कि एक रचनाकार, या मैं ऐसा कहूँ कि मैं रचनाकार हूँ और मेरी आयु सिर्फ 70 साल है। मैं अपने जीवन में मान लीजिए मैंने 25 साल की आयु से लिखना शुरू किया और मैं 60-65 साल की आयु तक लिख रहा हूँ। तो बस मुझे 25 से 65 के बीच में तमाम यश, तमाम पुरस्कार, तमाम अनुकूल आलोचना, तमाम प्रशस्तियां सब मिल जाए। एक देखने का ढंग ये है रचनाकार का अपने को, अपने लेखन के बारे में। दूसरा ढंग होता है कि आप इस पूरी पृथ्वी, मैं यहां तक कह रहा हूं, मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस पूरी पृथ्वी को के इतिहास को ध्यान में रखकर विचार कीजिए कि जो वो क्या कि काल और समय अनंत है, वो जो बात हमारे यहाँ कही जाती है ना, आप मुझे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। घनानंद पर मेरी अकल में कायदे की पहली किताब उनके मरने के 500 साल बाद आई है, और वो अभी 5, 8, 10 साल पहले आई है, 12 साल पहले आई है, और उस किताब का नाम है स्नेह को मार्ग। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो किसी हिंदुस्तानी ने नहीं लिखी है, वो एक हंगरी के एक व्यक्ति ने लिखी है जिनका नाम है इमरे बंगा। अब 500 साल बाद अगर एक कवि का मूल्यांकन हो रहा है कायदे से, और मैं ये कह रहा हूं एक हिंदी का जिम्मेदार अध्यापक होने के नाते कि पहली कायदे की किताब आई है, तो माननीय कहानीकार या कवि या नाटककार या उपन्यासकार इतनी जल्दी में क्यों है? एक बात, जल्दी में होने में दिक्कत क्या है उसका उत्तर देता हूं मैं आपको। जल्दी में होने से दिक्कत यह है कि जब आप जीवित हैं, आप पद पर हैं, आप मेरे हितैषी हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, उस स्थिति में हम लोग हैं, तो हम रचना पर ठीक तरीके से न्यायपूर्ण ढंग से बात नहीं कर सकते। असगर वजाहत मुझे ये कहते हैं कि लेखक का असली मूल्यांकन उसकी मृत्यु के बाद होता है। मरने के बाद अगर आप उसकी रचना को पढ़ते हैं, याद करते हैं, चर्चा करते हैं, तब तो कोई बात है। जीवित रहते हुए करने में कौन सी बड़ी बात है, आप कर देंगे। तो समेटते हुए मैं सारी बात को जो अभी तक हुई है उसको भी मैं ध्यान में रखते हुए मैं अगर कहना चाहूं तो दिक्कत ये आई है, मुझे लगता है हमारे पूरे समाज में एक दुर्घटना हुई है, केवल साहित्य में नहीं, पूरे समाज में ये दुर्घटना हुई है कि देखिए 90 के बाद में जो दुनिया जिस तरह से बदली है, उस बदली हुई दुनिया ने हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हम सब लोग हो गए हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हमको जो मिलना है तत्काल मिल जाए, ये दिल मांगे मोर, और ये क्या, ये जिंदगी है 2 मिनट की, जो जीना है जो करना है अभी कर लो। तो उसमें दिक्कत ये होती है, उस भावबोध में या उस मूल्य दृष्टि की दिक्कत ये है कि वो आपको ठहर कर सोचने और समय और जिसको कहते हैं टाइम और स्पेस में चीजों को देखने समझने और एक व्यापक ढंग से सोचने समझने से रोकती है आपको तत्काल। अब हाल ये है, मैं एक और उदाहरण देके बात करता हूं। हाल ये है कि किताब आपकी आज छपी, आप चाहते हैं कि कल उसकी टीवी पर चर्चा हो जाए, मुकेश जी अपने कार्यक्रम में ले जाएं, परसों पल्लव उसका बनास में एक रिव्यू छाप दे, तरसों उस पर संजीव जी रायपुर से कोई पुरस्कार दिलवा दें,
उसके अगले दिन विष्णु नागर जी अपने किसी साहित्यिक समारोह में जब भाषण देने जाएं तो कहें कि इन दिनों मैंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक फलानी पढ़ी, और उसके अगले दिन साहब रामचंद्र शुक्ल नाम के व्यक्ति ने जो इतिहास लिखा है उसके नए संस्करण में उसकी एंट्री हो जाए। ये जो पूरा मामला है, ये बड़ा अस्वस्थ मामला है। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, आपके हमारे देखा हुआ आपको एक बड़ा रोचक उदाहरण देके बात खत्म करता हूं इस प्रसंग पर, कि आपको याद होगा समांतर कहानी आंदोलन जिनका अभी कमलेश्वर जी का अभी जिक्र कर रहे थे पंकज भाई, बहुत पुरानी बात नहीं है। समांतर कहानी आंदोलन 80 के आसपास का मामला है। आप याद कर पाए, आप में से ज्यादातर लोगों ने उस दौर को देखा होगा, सारिगा के उन अंकों को देखा होगा जिनके कवर्स पर जिन कहानीकारों के नाम छपते थे और ऐसा लगता था कि अब यही प्रेमचंद होंगे, अब यही जैनेन्द्र कुमार होंगे, अब यही तमाम होंगे। आज उन समांतर कहानी आंदोलन के महान कहानीकारों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं है उसके मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनकी रचना की गुणवत्ता और कमजोरियों पर बात नहीं करूंगा। मैं केवल कहना ये चाहता हूं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का हश्र क्या होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। विष्णु नागर जी काफी विस्तार से पल्लव ने आलोचक का पक्ष रख दिया है, और जाहिर है कि वो जितना भी उन्होंने कहा है उससे यही साबित होता है कि ये गड़बड़ी कहीं लेखक के अंदर है। वो उतावला हो रहा है, तुरंत सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है। तो क्या आलोचना पर जो प्रहार हो रहे हैं वो इसी मानसिकता की वजह से हैं, या हम कुछ चीजें हैं जो अभी उनका जिक्र करने से कतरा रहे हैं? जैसे साहित्य में जिस अपनी अपनी तरह की गुटबंदी होती है, भाई भतीजावाद होता है, तमाम तरह के वो जो छल प्रपंच हैं जो समाज के दूसरे हिस्सों में देखने को मिलते हैं, वो भी वहाँ उसी तरह से बैठे हुए हैं। और रचनाओं का जो सही ढंग से मूल्यांकन होना चाहिए वो प्रभावित हो रहा है, और उससे लेखक बिरादरी में एक बेचैनी। देखिए, जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और जो लंबे समय तक काम करने की तैयारी के साथ आए हैं और जिन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसे भी रचनाकार आज भी बहुत से हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को तत्काल सब कुछ चाहिए, और किसी को अगर कुछ मिला भी है जल्दी तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये उस रचनाकार की रचनाशीलता के कारण मिला है, इस कारण नहीं मिला है कि वो उसने बहुत प्रयास किया। तो मैं कविता में जो है मैं पाता हूँ कि कविता की दुनिया में इतनी जल्दबाजी बहुत से लोगों को नहीं है। मैं कहानी की दुनिया, उपन्यास की दुनिया के बारे में बहुत अधिकार से बात नहीं कर सकता, लेकिन कविता की दुनिया में मैं कहूँगा कि बहुत से लोगों को बहुत जल्दी नहीं। आप देखिए, मुक्तिबोध जो है वो जीवन भर तमाम कारणों से उपेक्षित रहे, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो तमाम लोगों ने उनको उनके महत्व को रेखांकित किया। और आज मैं कहूँगा कि तमाम अपनी सीमाओं के बावजूद ये माना जाता है कि मुक्तिबोध हिंदी के सबसे कठिन कवि हैं। इसके बावजूद हम पाते हैं कि उनका जो कविता संग्रह है, पहला चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके 24 या 25 संस्करण हो गए। ये कविता की दुनिया में बहुत बड़ी बात है और एक लगभग असंभव सी बात है। इसी तरह उनकी रचनावली आई तो लोगों ने उनको बहुत उसको जो है खरीदा, बहुत बड़े पैमाने पर खरीदा। और मुक्तिबोध तो आज है नहीं, 1900 मेरे ख्याल से 64 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और आज करीब 50 साल बाद भी जो है लोग एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में उनको पहचानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल ये है, आवाज ही सुन लीजिए। अब मैं इस कमरे में जो है वो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है जी। मैं अभी थोड़ी देर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाऊं तो शायद ऐसा ना हो। तो ये हिंदी में जो है और बहुत निरपेक्ष ढंग से देखने की कोशिश हुई है। जैसे मैंने कहा कि मुक्तिबोध ने कामायनी को जो है इतने साल बाद देखा,
और बहुत मतलब निरपेक्ष होकर और बहुत तटस्थ दृष्टि से देखा और एक नई दृष्टि हमें दी। इसी तरह हमने देखा कि मलियज जो है, जो एक महत्वपूर्ण आलोचक थे, उनके शमशेर बहादुर सिंह से बहुत निकट के संबंध थे, लेकिन जहां उनको लगा कि उनकी आलोचना करना जरूरी है, उन्होंने इस बारे में कोई कोताही, या अपने तमाम मित्रों को जिनसे कि व्यक्तिगत संबंध थे, कभी उन्होंने कोताही नहीं बरती। अशोक वाजपेयी ने अपने जो पहला आलोचना संग्रह था उसमें अज्ञेय की कविता संग्रह को लेकर बहुत जो है तीखा प्रहार किया। और मुझे याद है जब आलोचना के जो है अंक जब सचमुच नामवर जी निकालते थे, तब जो है उसमें आलोचना को लेकर और बहुत लंबी डिबेट और बहुत अच्छी डिबेट, जिसमें एक दूसरे के प्रति जो है आलोचनात्मक रुख रखते हुए बात होती थी। तो हिंदी में, और ये काम हमारे, अगर हमको लगा है, कवियों को लगा है कि आलोचना ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो हमारे बहुत से कवियों ने, जैसे समता अपनी ही पीढ़ी के मैं कहूँगा कि राजेश जोशी ने काम किया है, ये अपने मेरे जो है इन्होंने बहुत से कवियों ने किया, मंगलेश ने किया है, जैसे बहुत से लोगों ने, ये लगभग हमारी पीढ़ी के अरुण कमल ने किया है। तो हमारी पीढ़ी के बहुत से लोगों ने आलोचना कर्म भी किया है और कवियों के महत्व को या कविता के महत्व को और के सवालों पर बातचीत की है। तो अगर ये कहानी के क्षेत्र में शायद और उपन्यास के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि ये इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन कवियों ने इस जिम्मेदारी को अपने पर खुद उठाया है। और इसे आज की थोड़ी नई पीढ़ी के हैं पंकज चतुर्वेदी, वो भी अपने ढंग से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। तो कवियों की दुनिया में वो सिर्फ आलोचकों पर निर्भर नहीं है। जी विष्णु जी, समय कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। रथ साहब अगर हमसे जुड़ गए हों, मेरी बात सुन पा रहे हैं रथ साहब? लगता है रथ साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। संजीव जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। ये जो ईमानदार आलोचना का अपना महत्व है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन शिकायत तो उस आलोचना की होती है जहां पर लगता है कि कहीं कोई वैचारिक आग्रह दुराग्रह है, कोई राजनीति हो रही है, कोई गुटबाजी या जो निजी दुश्मनी या मित्रता की वजह से प्रभावित हो रही है। तो ये लेखक को भुगतना पड़ता है, रचनाकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया होगा अपने जीवन काल में। तो क्या ये इसको कटघरे में खड़ा करके हम क्या पूरी आलोचना को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर आलोचना के लिए लेखक को तैयार होना चाहिए, और अगर गलत ढंग से कोई गुटबाजी की वजह से और राजनीति की वजह से कोई आलोचना करे तो पाठक भी साफ साफ समझ जाते हैं कि ये गुटबाजी वाली बात है। और गुटबाजी कहाँ नहीं है ये भी पाठक जानते हैं कि हर जगह गुटबाजी है, यहाँ भी है, यहाँ भी राजनीति है, और उस राजनीति में ये हो रहा है ये भी समझ जाते हैं। तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई विशेष रूप से कोई आक्रमण करे किसी लेखक पर तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेखक में अपनी मजबूती होनी चाहिए, लेखक में वो बात होनी चाहिए लेखन में कि वो कोई आलोचना इस प्रकार से ना कर सके। आजकल हुआ क्या है कि पाठक, ये लेखक कुछ वजहों से आलोचकों से दूरी हो जाने के कारण सोशल मीडिया का अपना वो प्रभाव जो है लेने लगे हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके जरिए वो सीधे पाठकों तक जा रहे हैं लेखक। कुछ लोग तो ये समझते हैं अब आलोचकों की जरूरत नहीं है, हम सीधे पाठकों से इस तरह से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। लंबे समय के लिए अगर आपको अपने लेखन को, जैसे अभी विश्वनागर जी ने बताया, मुक्तिबोध जी की बात बताई, और 500 साल बाद जो वो काम हुआ है वो बताया पल्लव जी ने, तो लंबे समय के लिए तो आलोचक की जरूरत होगी ही। ये बात बिल्कुल सही है कि हमेशा आलोचकों की जरूरत
होगी। दूसरी चीज ये है, बहुत जल्दी हम, ये भी संधि काल चल रहा है, प्रिंट मीडिया से हम ऑनलाइन मीडिया की ओर जा रहे हैं, ये संधि काल है। आगे पूरा का पूरा ऑनलाइन में पत्रिकाएं आ जाएगी, ऑनलाइन में सारा काम होने लगेगा। तब आप देखिए कि आलोचकों को, लेखकों को बड़ा स्पेस मिलेगा, सारे लोगों को कहने सुनने की बात जो है वो मौका उनको मिलेगा। और इसमें उभर के आएगा, अभी युवा पीढ़ी के लेखक, युवा पीढ़ी के आलोचक जितने भी आ रहे हैं, उनका टैलेंट आगे जाके जरूर दिखेगा। अच्छा समय आएगा जब ऑनलाइन में सारी पत्रिकाएं आने लगेंगी, उनमें प्रतिस्पर्धा भी होगी, क्वालिटी को लेकर भी काम करेंगे लोग, ताकि पाठक अधिक से अधिक उनको पढ़ सकें, ये जरूरी है। जी पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने एक प्रश्न पूछा था पल्लव जी से, वो सवाल उनसे कर लिया जाए। पल्लव जी, पंकज सुबीर जी ने पूछा था समीक्षा और आलोचना को, दोनों को आज इन दोनों जो शब्द हैं इनको कंफ्यूज कर रहे हैं लोग, क्या दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग हैं? और ये प्रश्न मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट के साथ रख रहा हूँ, जब बड़े बड़े प्रकाशक आ गए हैं और आयोजित प्रायोजित समीक्षा आलोचनाओं का दौर भी चल रहा है, मतलब पुस्तकें उन्हीं को भेजी जाएंगी समीक्षा के लिए, आलोचना के लिए, जिनसे अनुकूल समीक्षा या आलोचना आ पाएगी। तो इस सब को देखकर, और फिर ये जो पंकज जी का सवाल था उसको आप कैसे देखेंगे? जी बिल्कुल ठीक सवाल है, ये सवाल एकदम सही है। समीक्षा और आलोचना में अंतर हमेशा बना रहेगा। समीक्षा का काम होता है किसी भी कृति को उसके तमाम गुण दोषों के साथ उसका विवेचन करना, जबकि आलोचना का काम कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मान लीजिए मैं पंकज सुबीर की कहानियों पर आलोचना लिखता हूं, तो मुझे प्रेमचंद से लगाकर एकदम नए कहानीकार तक की कहानियों का ट्रेडिशन मुझे मालूम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे हिंदी की, कम से कम हिंदी की महान कहानियों की विरासत की समझ होनी चाहिए। नंबर 3, मुझे पंकज जी के समकालीन तमाम कहानीकारों की कहानियों का ज्ञान होना चाहिए। तब मैं ये अधिकार पूर्वक उनकी कहानी के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। तब मैं कह सकता हूँ कि इनकी कहानियां अच्छी हैं या कम अच्छी है, जो भी है। लेकिन समीक्षा में इस सब की जरूरत नहीं होती। समीक्षा में आप केवल उस कृति विशेष की बात करते हैं। ये अलग बात है कि अच्छी समीक्षा उसी को माना जाता है जो जिसके पास आलोचना का विवेक भी हो। अब दिक्कत ये है कि जो पंकज जी ने ये बात कही ना कि समीक्षा में गुटबाजी, अब असल में जो मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो मामला है, आप तो ये कह रहे हैं कि प्रकाशक का ये दबाव है। मैंने ये उदाहरण देखे हैं कि प्रकाशक किताब आपको भेज रहा है रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए, साथ में समीक्षा अपनी तरफ से करवा के रख रहा है, ताकि आपको ये जहमत भी न उठानी पड़े कि आप किसी को भेजें और करवाएं। तो मेरी इच्छा होती है कहने की, भैया आप एक पत्रिका भी निकाल लीजिए और छाप भी लीजिए, सब आप ही कर लीजिए। आलोचक की, संपादक की, पत्रिका की जरूरत क्या बची है? कहने का मेरा मतलब यही है कि ये कोई गुटबाजी वाला मामला नहीं है, और गुटबाजी जैसी कोई चीज बची भी नहीं है। अब जैसे मैं एक गुटबाजी को लेके एक और बात कहना चाहता हूँ। ज्यादातर गुटबाजी से हमारे यहाँ हिंदी में यह आशय लगाया जाता है, यह ध्वनि निकलती है कि मार्क्सवादी या प्रगतिशील लेखक संघ, या यूं कहना चाहिए प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए लेखकों के द्वारा कोई खास तरह की गुटबाजी की जा रही है। नहीं, एक दूसरे तरह की गुटबाजी भी हो सकती है, जो रूपवादी है, हो सकती है, उनका भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि 90 के बाद जो दुनिया बदली है उसमें तमाम चीजें शिथिल हो गई है। अब उस तरीके के खांचे नहीं बचे हैं, न जीवन में बचे, न राजनीति में बचे, न समाज में बचे, साहित्य में भी कैसे बचेंगे? तो वो तो मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जरूर लगता है कि असल में इसको ये कह के मैं खत्म करूं कि थोड़ा ये कह देना चाहिए मुझे कि कमजोर रचनाकार ज्यादा उतावला होता है। वो तुरंत चाहता है कि मेरी किताब को आप राग दरबारी मान लें, या मेरी कविता को आप राम की शक्ति पूजा मान लें, जबकि हम भूल जाते हैं कि राम की शक्ति पूजा
अगर आज राम की शक्ति पूजा है तो उसे होने में लगभग 70 साल लगे हैं। अगर राग दरबारी आज राग दरबारी है तो उसे भी राग दरबारी होने में कम से कम 60 साल लगे हैं। ऐसे ही एक दिन में नहीं कोई राग दरबारी या राम की शक्ति पूजा हो जाता है। पंकज जी, अब समय कम है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अच्छी आलोचना लेखक के लिए भी उतनी जरूरी है, क्योंकि उसका लेखकीय विकास भी तभी अच्छे ढंग से हो सकता है जब उसकी रचनाओं के गुण दोषों को अच्छे से विवेचना हो और उसको पता चले। अन्यथा वो भी अंधेरे में रहता है कि मैं तो आत्ममुग्ध रहता है लेखक आमतौर पर कि मैं तो जो लिख रहा हूँ वो इतिहास का हिस्सा बन गया है। तो ये इस आलोचना के महत्व को लेखक रचनाकार भी समझे, ये एक समझ पैदा करने की जरूरत आप महसूस करते हैं? बिल्कुल मुकेश जी, असल में जो जिस तरफ सब लोगों ने इशारा किया है कि इस समय जो जो लेखक हैं, जो उनके अंदर वो धैर्य बिल्कुल भी नहीं है और प्रतीक्षा करना वो चाहते नहीं है। और एक जो दूसरी बात सबसे मुझे खराब लगती है वो ये है कि अगर जैसे मैं ही किसी की कहानी पढ़कर अगर मैंने एक मैसेज कर दिया कि भाई इस कहानी में मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा खटक गया, मैं एक बहुत मैं संक्षिप्त में एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा कि एक मैं विश्व पुस्तक मेले में था और विश्व पुस्तक मेले में एक किसी लेखक की किताब का विमोचन था। उन्होंने एक दिन पहले मुझे किताब लाकर दे दी कि कल इसका विमोचन है, आपको बोलना है। तो मैंने कहा भाई मैं एक दिन में क्या बोलूंगा। खैर ठीक, मैंने होटल में रात में रुका, मैंने जल्दी जल्दी में सारी कहानियां पढ़ ली और दूसरे दिन मैंने उनको इंगित कर दिया बोलते समय कि ये कहानियां मुझे कहानी नहीं लगी, ये घटनाएं जैसी हैं। उसके बाद मेरे लिए ये बड़ी परेशानी हो गई कि पूरे साल भर उनकी कहानी पर जब भी कोई रिव्यू छपता था वो मुझे व्हाट्सएप करते थे और साथ में मैसेज भेजते थे कि आपको तो ये कहानी लगी नहीं थी लेकिन इनको तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तो ये जो प्रवृत्ति हो गई है इन दिनों लेखकों में, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। आप सुन नहीं सकते, आप एक जरा सा भी किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो आप नहीं सुन पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये दुर्भावनावश, ये शब्द बहुत उपयोग होता है लेखकों की तरफ से कि उसने तो दुर्भावनावश मेरे लिए ऐसा लिखा है। तो जब आप इस पूरी आलोचना की प्रक्रिया के साथ दुर्भावना शब्द जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद का विकास रोक देंगे और उसका नुकसान भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, हर समय में हर दौर में ऊंचा नीचा सब चलता है और जब पूरी दुनिया पतन की तरफ बढ़ती है तो कोई एक विधा बचेगी नहीं, सब एक साथ जाएंगे पतन की तरफ। तो सब विधाओं में होता है, तो सब जगह थोड़ा बहुत लेकर चलना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेखकों के अंदर का सब्र भी कम हुआ है और उनके अंदर सहन शक्ति भी बहुत कम हो गई है कि अब वो एक पंक्ति भी किसी के विरोध में अगर लिखा दी तो वो दुश्मनी हो जाती है और उसको दुर्भावनावश कहकर और आपको खारिज करने की कोशिश कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि लेखकों को आलोचना झेलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक ऐसे समय में जा रहे हैं जब लेखक ये मानकर चलेंगे कि आलोचना का मतलब होता है सोशल मीडिया पर आए हुए कमेंट्स और लाइक्स, क्योंकि आज का लेखक उसी को सब कुछ मानकर चल रहा है और वो बहुत खतरनाक है। अगर उसको वहां से नहीं निकाला गया तो वो बहुत और ज्यादा खराब समय में हम प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अंत में विष्णु जी आपके पास दोबारा आ रहा हूँ, आखिरी बार आ रहा हूँ। बहुत ही संक्षेप में कि आलोचना का जो भी परिदृश्य है उसको लेकर जो भी शिकायतें हैं या आलोचना को लेकर जो असंतुष्टि है, क्या वो ऐसे ही चलती रहेगी या उसमें किसी सुधार बदलाव की भी जरूरत है? और लेखक और आलोचक के रिश्ते को भी इसमें भी किसी तरह से कहीं कुछ बेहतरी के लिए काम किया जाना चाहिए, ऐसा महसूस होता है? आप बहुत संक्षेप में देखिए, बहुत संक्षेप में ये है कि आज हम साहित्य में भी चाहते हैं कि गुडी गुडी रिलेशन बने रहे, किसी मेरा संबंध और कोई मेरी आलोचना, जैसे आप पंकज सुबीर जी ने कहा कि अगर कोई मेरी आलोचना करता है तो मैं मानूंगा कि इसने मुझसे दुश्मनी ठान ली है। और ये तरफ से कई बार होता भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, जो भी जिसका उद्देश्य जो है लिखना होता है और लंबे समय तक लिखना होता है, तो उसको एक सहन शक्ति भी अपने भीतर पैदा करनी होती है और तभी एक आदमी जो है वो लंबे समय तक साहित्य में टिक सकता है, कुछ काम कर सकता है। वरना ठीक है, आप 2-4 साल 10 साल टिकेंगे
और इस तरह की जो आलोचना से जो अगर आप निराश और हताश और परेशान हो जाएंगे तो आपकी आपकी मौत आप खुद ही बुला लेंगे। तो ये सब हमको सहना और सीखना पड़ेगा, और जो नहीं सीखते हैं उनके लिए तो एक लेखक के रूप में उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जी संजीव जी, लेखक समाज को किस तरह से आलोचना के बारे में सोचना समझना चाहिए, अपने को तैयार करना चाहिए, ये तो विष्णु जी ने भी और पंकज जी ने भी कहा। मैं चाहता हूं कि आप अपने अंतिम वक्तव्य में बहुत संक्षेप में आलोचना का परिदृश्य कैसे सुधरे, इस पर छोटी सी टिप्पणी। मैंने अभी पहले ही कहा था कि ये जो ऑनलाइन में पत्रिकाएं जब आने लगेंगी और उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, क्वालिटी को लेकर भी वो काम करेंगे ताकि पाठक उनको मिले, तो जरूर इसमें काफी आलोचना के क्षेत्र में भी और लेखक के भी क्षेत्र में काफी काम होगा। और अभी अभी जैसे पंकज सुबीर जी ने कहा कि धैर्य नहीं है, मैं अपनी एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरी एक कहानी काफी दिनों से पड़ी हुई थी और उसका अंत नहीं मिल रहा था मुझे, और जब तक कहानी का अंत कोई ना मिले तब तक कहानी पूरी नहीं होती। तो जैसे तैसे मैंने उसको पूरा करके, और फिर मैं वैसे भी 2-3 लोगों को मैं देता हूँ पढ़ने के लिए, फिर आगे प्रकाशन की सोचता हूँ। रमेश अनुपम जी हैं, हरिहर वैष्णव जी हैं, इन्हें तो देता ही हूँ। मैंने विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया वो कहानी पढ़ने को, उन्होंने कहा कि इसका अंत जो है वो ठीक नहीं है, वो संजीव बख्शी का अंत होना चाहिए, जो संजीव बख्शी का जो है वो होना चाहिए, आखिरी में जो अंत किया है वो इसमें नहीं दिख रहा है। जी उनका ये कहना था कि दूसरे दिन मैंने फिर से सारा चीज बदल दिया और ठीक कर लिया। जी तो धैर्य जो है वो सिखाता है। हमें अगर धैर्य है तो बात हमारे भीतर से ही आती है। ठीक बात। तो पंकज जी ने बहुत सही कहा कि धैर्य सबसे पहली जरूरत है। जी जी तो वही धैर्य होना चाहिए। दी है संजीव बख्शी साहब ने ऑनलाइन के विस्तार की। ऑनलाइन विस्तार दरअसल में अभी जो उसका रूप देखने को मिल रहा है वो आत्म प्रचार के रूप में दिख रहा है। क्या उसमें आपको लगता है कि उसके विस्तार के साथ आलोचना के बारे में लेखकों की समझ भी बढ़ेगी, आलोचना का परिदृश्य सुधरेगा? ऐसी कोई उम्मीद आपको दिखती? बहुत ही संक्षेप में इसके बाद चर्चा को खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं संजीव जी की बात से सहमत हूँ, बख्शी साहब की, और मैं मानता हूँ ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमको भी, यानी कि जो लोग आलोचना के क्षेत्र में हैं, उनको भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है। चीजों को टालते रहने से बात नहीं बनेगी, थोड़ी सघन तैयारी करनी होगी। और मुझे देखिए, हमारे देखते देखते इंटरनेट पर भी सजावटी पत्रिकाओं की तुलना में अब गंभीर पत्रिकाएं हमको देखने को मिल रही हैं, चाहे समालोचन हो, चाहे जानकी पुल हो, किसी भी रूप में। तो अच्छी चीजें भी बढ़ेंगी। और आप, ये मनुष्य की प्रकृति है कि अंततः गंभीरता, और जिसे कहना चाहिए कि जिसमें वाकई कुछ पोटेंशियल हो, जिसमें वाकई कोई तत्व की बात हो, लोग अंततः उसको पसंद करेंगे, लोग अंततः उसको उसकी तरफ जाएंगे। ये बहुत देर तक ये सब चीजें नहीं चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आलोचना को निशाने पर लेने के बजाय कुछ आत्ममंथन लेखक समाज को भी करना चाहिए। उसे भी देखना चाहिए कि हड़बड़ी में प्रशंसा का जो लोभ होता है उसकी तरफ न भागे, पुरस्कारों का की जो होड़ है उसमें शामिल ना हो, और संयत होकर ध्यान से जरा देखें कि आलोचक क्या कह रहा है उनकी रचनाओं के बारे में, और उससे जो भी सबक ले सकता है वो ले। लेकिन आलोचना को भी गुटबंदियों से, अपने आग्रह दुराग्रहों से बाहर आना होगा जहां कहीं भी ये है, ताकि जो लेखकों के अंदर एक शिकायत का भाव शाश्वत रूप से बना हुआ है वो भी काम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।